नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो 2018 का। तो चलिए आज इसके हिंदी वाले पोर्शन को सबसे पहले देखा जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको बता दें कि हम जो भी डेटा लाएंगे वो एकदम ऑथेंटिक होगा और वास्तविक क्वेश्चंस होंगे। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो माध्यम चुना वो टेक्स्ट बुक चुना है। इसमें आपको वास्तविक क्वेश्चन सब दिखाई देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब इसको पढ़ना पड़ेगा, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसकी गिनती बच्चों? उत्साह की गिनती किसमें होती है? अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि गद्यांश का उपरयुक्त शीर्षक क्या होगा, बताइए। तो आप बताएं, आप सब बताएं कि इसमें किस बात की जो है विशेषता बताई गई है। तो देखो, हमने पहले ही पॉइंट आउट किया था उत्साह। पूरा पैराग्राफ चल रहा है एक बिंदु पर उत्साह पे, तो उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। अब फिर आगे बता रहा है कि अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं, उसको क्या प्रवृत्ति मिलती है, अशुभ परिणाम होते हैं। फिर आगे बता रहा है कि वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। यानी घुमा घुमा के पूर्ण रूप से पूरा पैराग्राफ उत्साह पे ही आधारित है। तो हम इसका उत्तर क्या लेंगे प्रिय बच्चों? उत्साह। क्या लेंगे? उत्साह। तो हम पैराग्राफ का नाम देंगे उत्साह। क्या देंगे? उत्साह, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल सही, आप लोगों का उत्तर सही है। और इस पैराग्राफ का नाम क्या हुआ? उत्साह। तो आगे पुनः एक आपका जो है प्रश्न आ रहा है, जिसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, हाँ, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़ के क्या करना है बच्चों? उत्तर देना है। तो आप सब लोग इस पैराग्राफ को पढ़ें। पैराग्राफ कह रहा है कि कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। किसकी गति? दैव की गति। दैव जानते हैं आप सब? दैव क्या होता है? दैव होता है देवता या देवीय शक्ति। आगे पैराग्राफ कह रहा है कि वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तो बच्चों, आप बताएं कि जो नदी है वो यमुना जी के साथ किस ओर बढ़ी? हाँ, आप लोग कमेंट करके बताएं। हाँ, बहुत बढ़िया है। कहाँ बढ़ी? प्रयाग की ओर। किधर बढ़ी? प्रयाग की ओर बढ़ी। आगे कहा जा रहा है कि तीर्थराज प्रयाग में जाकर, कहाँ? तीर्थराज बोला जा रहा है ना, तीर्थ नहीं बोला जा रहा, तीर्थराज। क्या बोल रहे हैं कि तीर्थराज, हाँ, तीर्थराज प्रयाग में जाकर फिर यमुना जी गंगा जी से मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। मंजूषा क्या होता है? मंजूषा देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड मिल रहा है मंजूषा। तो मंजूषा होता है एक ऐसी पिटारी जिसमें
किसी बच्चे को रखा जाए वो क्या कहलाती है? मंजूषा। अच्छा, उसके साथ न कोई मल्लाह था न पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरा काशीपुरी पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। जी, ये पर्यायवाची। जी जी, एक भाई साहब कमेंट करेंगे, मंजूषा जो है नाव का पर्यायवाची है। बिल्कुल, ये नाव का पर्यायवाची है। और एक ऐसी नाव या ऐसी पिटारी जो बिना किसी क्या कहते हैं नाव चलाने वाले मल्लाह के वो बह रही है। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपानगरी के राजा चंपानगरी के राजा कौन है? अधिरथ। अधिरथ कहाँ आ रहे हैं? अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ पीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने ये जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। तो राजा ने किसको आदेश दिया? राजा ने आदेश दिया अपने सेवकों को। और आदेश में क्या कहा कि सामने जो ये मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। तो प्रश्न है बच्चों, अब हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया है। प्रश्न है कि कुंती अपने नवजात शिशु को कहाँ छोड़कर आई? तो आप बता सकते हैं क्या? तालाब में, नदी में, समुद्र में, कुएं में? तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ कहीं पे अभी देखा था कि वह छोटी नदी थी। कुंती अपने लाडले लाल जो कर्ण होता है को हृदय के टुकड़े को नवजात शिशु को नदी में छोड़कर आई। कहाँ छोड़ के आई बच्चों? नदी में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, आप उत्तर ना देख पाए। मंजूषा में कौन था? देखो बच्चों, यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि जो सही उत्तर मिल रहा है वो टेक्स्ट बुक का मिल रहा है। यानी इसमें अब किसी प्रकार का ये नहीं कि ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। 100% श्योरिटी है कि जो उत्तर सही दिखाया जा रहा है यही श्योर है। क्योंकि ये पेपर सामान्यतः नहीं बनाया जाता टेक्स्ट बुक द्वारा। ये ओरिजिनल पेपर होता है, उसको सीधे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया जाता है। इसमें कोई उनका व्यक्तिगत दिमाग नहीं लगता है। और ये वही ऑप्शन सही किए जाते हैं जो ऑफिशियल आंसर की ने माना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मंजूषा में कौन था। तो मंजूषा में पहला लिखा है सेवक, दूसरा लिखा है मल्लाह, तीसरा लिखा है पथ प्रदर्शक, फिर लिखा है शिशु। तो आप लोग बताएं कमेंट करके कि उस मंजूषा में कौन था। तो आइए देखते हैं मंजूषा में कौन था आखिर। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, हमने यहाँ पे देखा था कि मंजूषा में कौन बह रहा था। मंजूषा में कुंती का जो पुत्र था, हृदय का टुकड़ा जो था, उस शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। शिशु से क्या तात्पर्य निकल रहा है बच्चों? हाँ, शिशु से तात्पर्य निकल रहा है कि मंजूषा में जो है वो शिशु था। शिशु कौन था? शिशु कुंती का पुत्र था। ठीक है, इस प्रकार से हमने ऑप्शन 4 को क्या किया? करेक्ट किया। और आगे देखते हैं कि राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की, राधा को लाने की? तो क्योंकि मंजूषा बह रही थी तो स्वाभाविक सी बात है कि मंजूषा को लाने की ही उन्होंने क्या दी थी? इजाजत दी थी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है बच्चों, क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि चंपानगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक, सेना और सेवक। हाँ, राधा और सेवक, सेना और सेवक, राधा और सेना, सेना और शिशु। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि वो अंत में उन्होंने ये देखो यहाँ पे, हाँ, राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। ठीक है, तो पत्नी राधा और सेवक, यानी दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है राधा और सेवक, तो बिल्कुल सही है, राधा और सेवक तो सही ही जा रहा है। दूसरा है सेना सेवक, सेना है नहीं, राधा और सेना बिल्कुल नहीं, राधा सेना और शिशु, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है बच्चों एक नया क्वेश्चन दिया गया है
कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र। आपको याद कर लेना है आज से, क्या कहते हैं उसको? परिपत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अ, अनेक माध्यमों से, टेलीग्राम से लेके यूट्यूब, इस पे मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और मैं हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, एक छात्र पूछ रहे हैं कि सर, आदेश पत्र, अनुस्मारक पत्र और अधिसूचना पत्र क्या होता है? बढ़िया प्रश्न है। चलिए आइए इसको भी बता देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो अधिसूचना शब्द है, अधिसूचना, अधिसूचना क्या होता है? अधिसूचना होता है सरकारी बजट में छपी हुई सूचना। क्या होता है? ये होता है सरकारी, क्या होता है? सरकारी बजट में छपी हुई सूचना। क्या कहते हैं? अधिसूचना। अच्छा, और आदेश क्या होता है? आदेश होता है बच्चों, जब किसी बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे व्यक्ति को क्या किया जाता है? आदेश सुनाया जाता है, या सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? पत्र। कार्यालय आदेश कहलाते हैं। तो क्या कहा गया बच्चों? सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो कार्यालयीय आदेश कहलाते हैं। सामान्यतः कार्यालयीय आदेश का प्रयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृत, स्थानांतरण एवं कार्य संपादन संबंधी नियम आदि के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसमें संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब एक रह गया आपका अनुस्मारक पत्र। तो अनु अगर हटा दिया जाए तो स्मारक दिख रहा है। आइए देखते हैं अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र क्या होता है। जो पत्र बच्चों आपको स्मरण दिलाएं, क्या दिलाएं? स्मरण, उन्हें अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। जब भेजे हुए पत्र का कई दिनों तक उत्तर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं? तब हम जो पत्र याद दिलाने के लिए भेजते हैं कि महोदय, फला फला दिनांक को मैंने आपको एक पत्र लिखा था, आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो हम क्या करते हैं? उसको बच्चों रिकॉल कराते हैं, यानी पुनः याद दिलाते हैं कि आपको उसका जवाब देना चाहिए। तो उन पत्रों को क्या कहा जाता है? अनुस्मारक पत्र। अब बच्चों रह गया आदेश पत्र। आदेश पत्र देखते हैं। आदेश पत्र हम लोगों ने देख ही लिया अभी, कि सरकारी कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, यानी जो सरकारी कर्मचारी आदि होते हैं, इनको जो सरकारी आदेश प्राप्त होते हैं वो आदेश पत्र कहलाते हैं। अब एक रह गया बच्चों अधिसूचना। अधिसूचना क्या होता है? ये नोटिफिकेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। ये राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण और उनके अवकाश स्वीकृत की सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। हाँ, किसमें प्रकाशित करने के लिए? राजपत्र में। किसमें? तो ये जो बच्चों आपका अधिसूचना है, इसके सामने लिख लो, एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण मिला है कि ये कहाँ प्रकाशित होता है? आपका राजपत्र में। किसमें बच्चों? राजपत्र में। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि ये राजपत्र में प्रकाशित होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को अधिकार सौंपने, वापस लेने के लिए, नए नियम, उपनियमों व आदेशों को लागू करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसमें अन्य आलेखों की भांति संख्या, दिनांक तथा विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन चारों ऑप्शंस को पढ़ लिया बच्चों। इस प्रकार से हमको आगे आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये चारों विकल्प क्या हो गए? क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है,
क्या है? अगला प्रश्न आ रहा है कि जब एक कौन बच्चों? अधिकारी। हाँ, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, उसे क्या कहते हैं? बच्चों याद रखना कि जब एक अधिकारी ऑफिसर, आप क्या बनेंगे? ऑफिसर बनेंगे। अब ये नौकरी ले लीजिए। इसके बाद क्या बनेंगे आप? दूसरे अधिकारी। और ये भी क्या है? अधिकारी है। वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आप एक अधिकारी के रूप में किसी दूसरे अधिकारी को क्या लिखेंगे? एक व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे। तो उस पत्र को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं आप भी अधिकारी वो भी अधिकारी। जब दोनों अधिकारी, अगर आप किसी और को पत्र लिखते हैं तो आपका शासकीय पत्र होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं बच्चों? आप एक अधिकारी को ही पत्र लिख रहे हैं, तो आपका पत्र क्या कहलाएगा? अर्धशासकीय पत्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, फिर से वही। हाँ, चलो अब देख लिया जाए। आपने बहुत बढ़िया कहा, याद दिलाया। हाँ, मनमोहन जी का कहना है कि सर इसमें भी चारों ऑप्शन आप देख लें। चलिए देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्रीय पत्र आप समझ गए हैं कि अर्थशास्त्रीय पत्र क्या होता है। ये एक प्रकार का सरकारी पत्र ही होता है। यह पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक क्यों? क्योंकि शासकीय पत्र जो होते हैं वो औपचारिक होते हैं, क्योंकि ये शासकीय पत्र कहलाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत लिखे जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये होते हैं अर्धशासकीय पत्र। अब बच्चों समझते हैं शासकीय पत्र। तो जो शासकीय पत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है? इस सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पत्र, जिन्हें एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी किसी किसी हम्म सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पत्र जिन्हें एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा अन्य व्यावसायिक संगठन को सरकारी कार्यों के संपादनार्थ लिखता है। यह पत्र सदैव औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये पत्र किसी एक सरकारी व्यक्ति द्वारा दूसरे सरकारी व्यक्ति को नहीं, एक सरकारी व्यक्ति द्वारा दूसरे कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले पत्र जिन्हें एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था अथवा अन्य व्यावसायिक संगठन को, यानी ये जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को ही लिखा जाए। व्यक्तिगत न लिखकर ये किसी संस्था को हो सकता है, किसी फर्म को हो सकता है। यानी जब अनेक प्रकार से, लेकिन कैसे? औपचारिक शैली में लिखे जाएं, यानी बाकायदा उसका नाम, दिनांक, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग करके जब लिखा जाता है तो ये शासकीय पत्र कहलाते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्रीय पत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है, व्यक्तिगत लिखे जाते हैं। और आप इसमें जैसे मैंने लिखा कि प्रिय मित्र मोहन, मैं ये फला फला व्यक्ति, और चाहता हूँ कि ये कार्य जो है इससे सरकारी कार्य में बाधा पड़ रही है, आप इसको देख लें और इसे समस्याएं आ रही। तो ये व्यक्तिगत पत्र हो गया मेरा ना उनके प्रति। तो ये अर्थशास्त्रीय माना जाएगा, क्योंकि सरकारी कार्य से ही लिखा गया है, लेकिन इनफॉर्मल है, क्योंकि अपने व्यक्तिगत संबंधों का हम क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जो बच्चों शासकीय पत्र होता है, ये बाकायदा स्टैंडर्ड लिखा जाता है सेवा में, डैश डैश संस्था या डैश डैश व्यक्ति, फिर उसका पद का नाम, फिर डैश डैश संबंध, इस संबंध में मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, फिर उसका पूरा पैराग्राफ, फिर महोदय, फिर दिनांक। इस प्रकार से जो पत्र लिखा जाता है वो शासकीय पत्र हो जाता है। फिर बच्चों आगे आता है आपका टिप्पणी पत्र। तो आइए देखते हैं कि टिप्पणी पत्र क्या होता है। तो कार्यालयीय ज्ञापन, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय, दो हो गए। तो अब रह गया आपका क्या? कार्यालयीय ज्ञापन देख लो। अच्छा पहले, चलो ठीक है, मोहन कहें पहले कार्यालयीय ज्ञापन बताओ। बच्चों ज्ञापन क्या होता है? तो ज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञान कराना। क्या कराना? ज्ञान कराना। अतः इसे स्मृति पत्र भी कहते हैं। ज्ञान कराना यानी स्मृति याद दिलाना। ज्ञापन दो प्रकार का होता है, सरकारी ज्ञापन और सामान्य ज्ञापन। ठीक है बच्चों। और क्योंकि जो कार्यालय होता है, कार्यालयीय ज्ञापन, ये कार्यालय के अधीन
या कार्यालयों के अधीन होता है या कर्मचारियों से संबंधित विशिष्ट कार्यालयीय पत्र होता है, इसका प्रेषक अधिकार सरकारी अधिकारी होता है। क्योंकि कार्यालय संबंधित है तो इसके लिए इसका जो प्रेषक होगा वो कौन होगा? सरकारी कार्यालय जो सरकारी आपका क्या अधिकारी है वो क्या होगा? कार्यालयीय ज्ञापन का क्या होगा? वो प्रेषक होगा। टिप्पणी किसी भी विषय वस्तु पर लिखा गया कोई छोटा सा एक पैराग्राफ वो क्या कहलाएगा? टिप्पणी कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने देख लिया। अब अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को किससे अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो ये भी प्रश्न एक बढ़िया प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका आज्ञाकारी क्या शिष्य। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य हो जाएगा। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें बताया जाए। हाँ, तो देखो जो हम्म, ये देखो वर्ड एक यूज किया गया है, अभिनिवेदन। तो अभिनिवेदन जब हम पूरा पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं तो अभिनिवेदन लिखते हैं। तो बच्चों जैसे बताया जाए तो आपका शब्द जो है अपने से बड़े आदरणीय निकट संबंधियों को, जैसे माता पिता, गुरु, बड़े भाई आदि को लिखते वक्त आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? आप प्रयोग कर सकते हैं आपका। ठीक है। हाँ, आपका कृपाभिलाषी, स्नेह पात्र, दयाभिलाषी। अब बराबर वाले हैं तो आपका मित्र आप यूज कर सकते हैं। तुम्हारा ही, तुम्हारा स्नेही, तुम्हारा सखी, तुम्हारा सखा, तुम्हारी ही, नहीं मतलब इस प्रकार से। और परिचित व्यक्तियों को लिखना है तो भवदीय हो गया आपका। हाँ, परिचित व्यक्ति। जी जी, जैसे आपके जानने वाले दोस्त मित्र आदि, तो जो क्लोज ना हो लेकिन परिचित हो तो उनको आप भवदीय लिखेंगे। भवदीय कृपाकांक्षी आपका भवदीय। और जब अपने से छोटों को लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है शुभ चिंतक। क्या लिखा जाता है बच्चों? शुभ। क्या लिखा जाएगा? शुभ। हाँ, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। हाँ, चिंतक। तो अच्छा रहने दो, ठीक है। नहीं तो राइटिंग आप देख के हंसोगे। हाँ, शुभ चिंतक। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? हाँ, आपका सेवक लिख सकते हैं तो, क्योंकि ये सेवक से तात्पर्य तो इस प्रकार से होगा जैसे कि हाँ, आप किसी के अंडर में कार्य कर रहे हो तो सेवा। नहीं तो सेवक नहीं लिखते हैं, अब वर्तमान में ज्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता इस शब्द का। रूढ़वादिता को प्रदर्शित करता है ये सब। चलिए अगला देखते हैं। लिखा संक्षेपण। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना संक्षेपण कहलाता है? तो बच्चों आपको पता होगा कि संक्षेपण होता है किसी चीज को संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। जैसे कोई बात अगर विस्तृत बताई जाए और उसको संक्षिप्त कर दिया जाए तो संक्षेपण। आधा करना संक्षेपण नहीं होगा, आधा तो वही बात हो जाएगी। किसी बात को आधा, संक्षेपण हो तो आधे से भी कम। तो 3/4 तो ज्यादा हो गया, तो यानी ये तो होगा नहीं। आधा तो हमने कहा ना कि आधा नहीं होगा। तो रहेगा 2/3। 2/3 तो फिर एक ब्रॉड टर्म है। तो जो सबसे सटीक इसमें जा रहा है मेरे ख्याल से वो 1/3 जा रहा है। तो चलिए हम लोग लेते हैं 1/3 को और चेक करते हैं। और बिल्कुल सही, हम लोग सही गए हैं एकदम। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1/3। यानी बच्चों आप ऐसे समझिए कि कोई पैसेज लिखा है, जैसे ये कोई आर्टिकल लिखा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक। अब इसको अगर 3 पार्ट में तोड़ा जाए, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो इसका जो एक पार्ट होगा 1/3। 1/3 अगर इतना कहें तो ठीक है, मतलब इतना पार्ट, तो ये संक्षेपण लगेगा भी। अब अगर 2/3 कर लोगे, 2/3 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, 2/3 हो जाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का।
अब इतना पोर्शन ले लोगे तो ये संक्षेपण कहाँ होगा, ये तो ब्रॉड हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ना बच्चों, ये वाला गलत हो गया। और जैसे 3/4 कहा जाए तो उसको 4 पार्ट में तोड़ के, यानी यहाँ से ले लो तभी संक्षिप्त नहीं हुआ, आधा कर लो तभी संक्षिप्त नहीं हुआ। संक्षिप्त सबसे कम क्या होगा, सबसे कम ये वाला होगा, 1/3, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ, तो बच्चों जो संक्षेपण होता है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, टिप्पणी आदि को लघुत्तर रूप में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, फिर लिखा है, आगे लिखा है, क्या लिखा है। हम्म। आगे आ रहा है, अगला वाला आ रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों आपको पता है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हाँ, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, बिल्कुल। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो कोई बता सकता है कौन कौन सी होती हैं 2 प्रकार। हाँ, कलर बदल दें, चलो कलर बदल ही दे रहे हैं। ठीक। स्वर और व्यंजन, ध्वनियों के प्रकार क्या है बच्चों, स्वर और, आपने क्या कहा, स्वर। जी जी, अभी थोड़ा सा इसको यूज करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, इसको यूज थोड़ा कम ही कर रहे हैं। एक तो होता है स्वर आपका, और दूसरा क्या होता है बच्चों, व्यंजन होता है। चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप तो ये जानते ही हैं कि मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये तो हम लोगों ने खूब कायदे से पढ़ा है। बताइए। मात्रा के आधार पे ना। मात्रा के आधार पे होता है 2 प्रकार का, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। कौन कौन सा, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, आ ई उ री। कौन कौन से बच्चों, छोटा आ, ई, उ, री। और दीर्घ कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, उ, औ। ये इसको कुछ लोग पढ़ते हैं आई औ, ओ आओ को क्या पढ़ते हैं, आई औ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इसको जान लिया। अच्छा हाँ, एक लोग बता रहे हैं कि सर मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उन्होंने इसका विस्तृत बताया है कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। बिल्कुल बढ़िया भैया। देखो आपको बता दें कि संस्कृत भाषा में मात्रा के आधार पर तीसरे प्रकार का शब्द माना जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जो आपने कहा अभी। लेकिन वो जो होता है वो फुल्क स्वर कहलाता है, जैसे ओम। जैसे मैंने क्या कहा बच्चों, ओम। तो इसमें जो ये आपका हिंदी का जो तीन बनता है, हिंदी का तीन, ये वाला, ये, हाँ, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फुल्क स्वर, ये त्रिमात्रिक माना जाता है। लेकिन इसको हिंदी में हम काउंट नहीं करते बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या याद रखना है, 2 याद रखना है, ये सब ऑफिशियल आंसर हैं, मैं बना के नहीं दे रहा हूँ, आपको याद रखना है। इसमें कोई भी उत्तर ऐसा नहीं है जो ऑफिशियल ना माना गया हो। तो जो इसमें कहा जा रहा है उस पर पूरा ध्यान देंगे आप, और पूरी तत्परता से उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कोई बनावटी खेल नहीं चल रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, जिह्वा के आधार पर। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जिह्वा के आधार पर भी सुर को बांटा गया है क्या। बिल्कुल बच्चों, जिह्वा के आधार पर सुरों को बांटा गया है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। जैसे जब हम बोलते हैं ना कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, तो बच्चों वो हम जिह्वा को ही 3 खंडों में डिवाइड करते हैं। ये क्या है, आपकी जिह्वा है, ये इसका क्या है, अग्रभाग है, ये क्या है, इसका मध्य भाग है, और ये क्या है, पश्च भाग है। तो जो अग्रभाग से बोले जाते हैं वो है ई, ई, ए, ऐ। और जो मध्य से बोला जाता है वो है छोटा अ, अ। कौन सा है, अ। तो आपको मध्य वाला याद रखना है कायदे से, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है।
ये अभी पेट का एग्जाम हुआ था, पेट में पूछा गया था। हाँ, ये मध्य में है, और फिर जो बचे शेष वो पश्चिम में आएंगे। तो पश्चिम में कौन कौन से आएंगे? ओ आओ, आ आ, छोटा आ नहीं, आ बड़ा है, लेकिन आ पे कौन सा ये आ है, ये जो मैं पीछे बोल रहा हूँ, वो बच्चों ये वाला आ है। और इस पे आगत, ये आगत होता है, आगत का चिन्ह लगा, ये आ और बड़ा आ, ये दोनों किस में आएगा? आपका पश्च सुर में आएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जुहा के आधार पर सुरों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों। हाँ, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो बच्चों, कई लोग इसको भी गलत करके आते हैं, और इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप केवल प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। आपको जब ऐसा कोई भी प्रश्न मिले तो उसको केवल चेक करना है बोल के, पुल्लिंग चाहिए ना इसको। तो आपको देखना है, दया, दया की जाती है, माया होती है, भाषा होती है, आभार व्यक्त किया जाता है। ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया पुल्लिंग। 100% ये क्वेश्चन अगर आपने इस प्रकार से प्रयास किया तो हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा प्रश्न सही है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर से पुल्लिंग वाला प्रश्न, फिर से अपनी वही टेक्निक। आशा होती है, कष्ट होता है, क्षमा होती है, सेना होती है। तो एक ही होता है, क्या होता है? कष्ट होता है। और आप तैयारी नहीं करेंगे, इधर उधर देखेंगे, तो आपको भी क्या होगा? कष्ट होगा। ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तैयारी करेंगे तो आपको कष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 ही ऑप्शन आ रहे, एक कहाँ चला गया? एक अगले पेज में है, उत्तरी। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों? फिर से कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फिर हमारी वही टेक्निक। विवाद होता है, सार होता है, रूप होता है, आय क्या होता है बच्चों? होती है, होता नहीं है, होती है। तो इस प्रकार से हमको ये क्या मिल गया? उत्तर मिल गया अपना। कभी गलत नहीं होगा, मैंने कहा ना। ये ऐसा तरीका है कि लिंग संबंधित आपका कोई प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कैसा है बच्चों? स्त्रीलिंग। देखते हैं, ग्रह। ग्रह क्या है आपका? गृह, घर। ग्रह होता है, चंदन होता है, पत्ता होता है, सभा होती है। सभा क्या हो गया हमारा? स्त्रीलिंग शब्द। चेक करते हैं, बिल्कुल सही। फिर बच्चों आ रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है? आप लोगों ने हाँ, अपने बचपन से लेकर अब तक संधि ही पढ़ा है, 3 प्रकार की होती है। तो इसको बिना सोचे समझे लगा दीजिए, जय माता दी। कौन कौन सी? स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर व्यंजन और विसर्ग, इसको तो मैंने एक टेक्निक में बांध रखा है कि 2 वर्णों के मेल से संधि बनती भाई, स्वर व्यंजन के योग से अवगुण दीर्घ आए। तो ये इसका विस्तृत रूप है संधि का। इसको मैं डिटेल में जब संधि पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आया, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको पहले से ही पता है, सदानंद जब ता में बड़ा आ लगता है तो दा हो जाता है। कौन सी संधि हुई है? ये विसर्ग से वो व्यंजन संधि हुई। व्यंजन संधि के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? सत प्लस आनंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों जी। तो ये सत प्लस आनंद सदानंद हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आ रहा है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो बच्चों देखिए, पुस्तक प्लस आलय। तो क मतलब छोटा अ, और आलय बड़ा आ। छोटा बड़ा मिलके बड़ा। तो जब 2 समान वर्ड मिलते हैं तो कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि आती है। ठीक है बच्चों, इन्हीं सबसे आसान प्रश्नों में से एक है ये। फिर लिखा है अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो बच्चों, अभि छोटी ई में जब वो मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय। अभि प्लस उदय, अभ्युदय। अभ्युदय नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अभ्युदय। कोई शंका? जी नहीं। चलिए ठीक है। तो कौन सी संधि हो जाएगी ये संधि हो जाएगी आपकी बच्चों, ईजड़ संधि। कौन सी संधि? आपकी हो जाएगी
जड़ संधि। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी शंका, किसी समाधान के, और हम आपकी हर एक बात का पूर्ण रूप से क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक है। हम्म, कोई दिक्कत ना हो तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक। फिर यथा संभव क्या है बच्चों? यथा संभव। तो यथा संभव को हम किस प्रकार से देख सकते हैं? हाँ बच्चों देखो, यथा और संभव, इसमें क्या पूछ रहा है? समास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समास। तो कौन सा समास होगा बच्चों यथा संभव में? आपको पता है कि जब प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण आता है, इस प्रकार के वर्ड आते हैं, यथा संभव, यथा दिन, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। लेकिन बच्चों ये इसका तरीका नहीं है। तरीका ये है कि क्या नहीं हो सकता है, हमको देखना है। अगर कर्म को धारण करे तो कर्मधारय, कर्म इसने धारण नहीं किया यानी कर्मधारय नहीं होगा। तत्पुरुष, ता यानी ता और ता, यानी जब उसको तोड़कर उसमें कोई ना कोई विभक्ति प्रयुक्त हो तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथासंभव में कुछ ऐसा है नहीं। द्विगु, संख्यावाचक द्विगु, यानी कोई संख्या हो तो द्विगु समास हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई संख्या है नहीं। यानी ये तीनों क्या हो सकता है बच्चों? ये तीनों नहीं हो सकते। तीन नहीं हो सकते तो चौथा ही होगा, कौन सा? अव्ययीभाव समास। बच्चों अगला प्रश्न है कि परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सी, कौन सा समास है? परम प्लस ईश्वर। परम है जो ईश्वर, तो है जो शब्द जहाँ पे बच्चों यूज होता है उसका नाम हो जाता है कर्मधारय समास। कौन सा समास बच्चों? कर्मधारय समास। ठीक है। चार थे बंदा, और का कोई लोप है नहीं, ये होगा नहीं। अव्ययी भाव समास यानी कुछ ऐसा है जिससे कुछ परिवर्तन हो और कुछ प्रतिपल, प्रतिक्षण जैसे शब्दों का योग मिले जिसमें उपसर्ग पहले प्रयुक्त हो। तत्पुरुष होगा नहीं क्योंकि इन दोनों के मध्य में कोई विसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, कारक प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो तीन नहीं होंगे तो फिर वही होगा। ठीक है। फिर पूछ रहा है अध्यक्ष में उपसर्ग क्या है? तो बच्चों बढ़िया प्रश्न है। अध्यक्ष में अधि क्या होगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ देखना जैसा है नहीं। संग्राम में उपसर्ग बताइए, तो संग्राम में सम क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सावधानी, सावधानी में पूछ रहे हैं कि सावधानी में आप बताइए कि प्रत्यय क्या होगा। तो पहला प्रश्न आया है सावधानी, सावधानी में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ, बड़ी हो जाएगी। इसमें बच्चे कुछ गलत कर देते हैं। कुछ देखते हैं नी तो नी लगा देते हैं, कुछ धानी लगा देते हैं, आनी लगा देते हैं। अरे भैया प्रत्यय पूछ रहा है ना, तो सावधान शब्द निकाल लो, फिर बचा क्या? बड़ी ई, तो बड़ी ई तो बड़ी ई लग जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यय हो जाएगा। फिर पूछ रहा है जिंदगी, जिंदगी में प्रत्यय क्या होगा? तो अच्छा जिंदगी में शब्द निकालो। हाँ पहले आप लोग प्रयास करो। हाँ, कुछ लोग निकाल, इसको बता रहे हैं, ई बता रहे हैं। अच्छा भैया जिंदक, जिंदक शब्द कोई देखे हो क्या? शब्द क्या देखे हो? जिंदा। हाँ तो इसमें क्या प्रत्यय लगा है? गी। क्या लगा है? गी। दगी नहीं लगा है। दगी कैसे लगेगा? कौन सा प्रत्यय लगा है? गी। ठीक है। और तो कुछ हो ही नहीं सकता, बाकी तो गलती है। लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कैसा शब्द है? तत्सम। तो बच्चों तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है संस्कृतनिष्ठ शब्द। कैसा शब्द? संस्कृतनिष्ठ शब्द। देखो पिया संस्कृतनिष्ठ नहीं है। प्रिय, मोर प्रिय हो सकता है, मोर नहीं है। चार नहीं है। तो बच्चों बचा क्या फिर? बचा आपका प्रिय। प्रिय क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द। फिर लिखा है बच्चों निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर से वही शब्द सेम। तो हमने अभी चार को काटा है, चार यहाँ पे है, चार हमने क्या कहा था? वो तत्सम नहीं है। और यहाँ पे यही पूछा तत्सम नहीं है, तो श्लाका, वचन, तिक्त तो हो ही गया। चार ही क्या हो गया आपका सही जवाब। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रिक्शा शब्द जो है, आई थिंक ये विदेशज है। विदेशज में भी ये शायद जापानी भाषा का शब्द है। हाँ किस भाषा का? जापानी भाषा का। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिक्शा, सुनामी,
कुछ ऐसे शब्द पढ़ रखे थे, तो ये जो है विदेशज शब्द है। कौन सा आपका? रिक्शा। जूता, तेंदुआ और नौ जो है ये देशज शब्द हो जाएंगे। फिर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि गाय, कह रहा है कि गाय में कौन सी संज्ञा होगी। तो बच्चों काली गाय पीली गाय तो दिया नहीं गया है, केवल गाय दिया गया है। तो गाय कोई भी गाय हो सकती है। तो गाय किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, व्यक्तिवाचक होता है तो जैसे काली गाय या फिर राम या गंगा या पटना आदि शब्द अगर होते तो क्या हो जाता? आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। भाववाचक में अगर बात करें तो बच्चों भाववाचक में क्या होता? जैसे होता मीठा, मीठा से बन जाता मिठास, क्रोध, नहीं, ये सब शब्द क्या हो जाते हैं आपके? भाववाचक। अगर बात की जाए द्रव्यवाचक की, तो जैसे पीतल हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या हो जाते हैं? द्रव्यवाचक, जो द्रव्य से बने हैं। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली अन्य ऑप्शंस की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि भाववाचक संज्ञा है, निम्न में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा में दिया गया है भावना प्रधान संज्ञा क्या हो सकती है? दिल्ली बिल्कुल नहीं होगा, लड़का बिल्कुल नहीं होगा, मोहन बिल्कुल नहीं होगा। तो एक ही प्रश्न बच्चों बचा है क्या? बीमारी। एक ही ऑप्शन है, बस यही क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो ऐसा प्रश्न तो कोई मतलब है नहीं देने का, लेकिन वो दे देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि पेपर बहुत कठिन है। फिर लिखा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो बच्चों आपको पता है कि सर्वनामों की संख्या जो है वो कुल 11 है, जबकि इसके जो भेद है ना बच्चों, भेदों की संख्या 6 है। कितनी है? 6। ठीक है। देखो अगला प्रश्न वही सेम टू सेम। तो नाम के भेद कितने हैं? कितने भेद हैं? अभी हमने बताया कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। अच्छा, आपको जानना है कौन कौन से हैं? चलो, और इनमें अंतर जानना है। अच्छा, ठीक है। तो देखो पहले क्या कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने क्या हैं? हाँ, भेद हैं। तो ये जो सर्वनाम है, तो सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है, तो इनकी संख्या है 11। और 11 में सर्वनामों को बांटा गया है निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। यानी 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में, और प्रत्येक में कुछ इनकी संख्या है। तो जैसे निश्चयवाचक में बच्चों इन दोनों को साथ लो, तो जैसे जो 6 पार्ट हैं, तो उसमें पहला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में ये निश्चयवाचक में क्या होगा? यह, लिखते नहीं, राइटिंग गंदी हो रही। वह और वे ये निश्चयवाचक हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो पुरुषवाचक है व्यक्तिवाचक, उसमें आएगा मैं, हम, मुझे, तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, वह, वे, उसने। फिर उसके बाद निजवाचक में आ जाएगा अपने आप, स्वतः। प्रश्नवाचक में आ जाएगा क्या, कौन। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा। इस प्रकार से 11 क्या हो जाएंगे? सर्वनाम, तथा इनके जो प्रकार होंगे वो हो जाएंगे 6। भेद जो होंगे 6। तो एक बार फिर से संख्या काउंट करिए। मैं 1, तू 2, आप 3, यह 4, वह 5, जो 6, सो 7, कोई 8, कुछ 9, कौन 10, क्या 11। ये 11 क्या हो जाएंगे आपके सर्वनाम के? क्या हो जाएंगे बच्चों? प्रकार हो जाएंगे। जबकि भेद कितने होंगे? 6। तो भेद कौन से होंगे? निश्चयवाचक 1, पुरुषवाचक 2, निजवाचक 3, प्रश्नवाचक 4, अनिश्चयवाचक 5, संबंधवाचक 6। इस प्रकार से हमने सर्वनामों को समझ लिया। बच्चों अगला प्रश्न बता रहा है कि एक शब्द दिया गया है पर्वतीय, और पर्वतीय में पूछ रहा है पर्वतीय में विशेषण क्या है। तो बच्चों आपको बताना है कि पर्वतीय में विशेषण क्या है। तो आपको पता है कि पर्वतीय कोई संख्या तो है नहीं, संख्यावाचक नहीं ही होगा। कोई परिणाम तो है नहीं, कोई परिणाम निकल के आया हो तो परिणामवाचक नहीं ही होगा। कुछ सर्वनाम तो प्रयुक्त तो नहीं हुआ है। सर्वनाम तो जानते हैं आप ना, यह, वह, वे, अभी हमने उसकी विस्तृत डिटेल में चर्चा की। ये नहीं होगा, तो बचा क्या बच्चों? अब बचा है केवल एक ऑप्शन,
और जब एक ऑप्शन बचता है तो आंख बंद करके उसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो कैसा होगा, ये होगा गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण बच्चों, ये होगा एक गुणवाचक विशेषण। ओके, फिर लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा बच्चों, संज्ञा या इसकी सर्वनाम की, संज्ञा होता है नाउन, सर्वनाम क्या होता है आपका प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो देखो आगरा खुद संज्ञा हो गया, विशेषता कहाँ से बतलाएगा, कुछ कोई मतलब ही नहीं, कुछ विशेषता है किसी प्रकार की नहीं। लिखना क्रिया हो गया। अब बचा है चमकीला। चमकीला जैसे, जैसे कोई संज्ञा हो तो चमकीली हो सकती है, ये विशेषण हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो विशेषण है, हाँ आप लोग अपने भी इस पे अपना मत व्यक्त किया करिए, आप बराबर कमेंट करते रहिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे अलावा भी कुछ हो सकता हो जाए आप लोगों की सोच में। मुझे चमकीला लग रहा है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर। जी बिल्कुल ठीक। हाँ बच्चों, इससे क्या होगा, जब आप हमसे पहले कमेंट करेंगे तो उससे हमको ये पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस संबंध में। फिर लिखा है अगला प्रश्न कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तभी हमने देखा है कि विशेषण क्या करते हैं, हमने बताया कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर अगला प्रश्न है बच्चों कि राम क्या कर रहा है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम क्या कर रहा है बच्चों, सो रहा है। तो सोना शब्द क्या हो जाता है, अकर्मक, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रेरणार्थक है नहीं, कोई कर्म तो है ही नहीं, तो विकर्मक कहाँ से होगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों आपका, हाँ क्या कहा आपने, बहुत बढ़िया, सकर्म। कैसा हो गया, सकर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर, हाँ ठीक है ना, ये तो हो गया। नहीं सॉरी, क्या करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, हाँ, कर्म, आप याद दिलाइए, हो सकता है ये तो है जंगल खत्म भी कर जाए। हाँ, सकर्मक नहीं करेंगे, क्यों बच्चों सकर्मक नहीं, क्योंकि इससे कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा,